यही मेरी वतन, शेख मखमूर, शोक का पुरस्कार, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। मैं श्री विज्ञान विभाग, एमडी पीजी कॉलेज और भागीरथी सांस्कृतिक संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में जो यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, मैं भूल प्रशंसा करता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण कहानी जिसको लगभग उपेक्षित रखा जाता है, आपका ध्यान उस पर गया और न सिर्फ इस पर ध्यान गया बल्कि गुलेरी जी की जो 3 कहानियाँ हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण कहानी उसने कहा था, कहानी पर भी आपका ध्यान गया और आप इस पर समीक्षा के लिए और इस समय इसकी क्या आवश्यकता है इस विषय पर आपने संगोष्ठी आयोजित की, इसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। सोजे वतन का मतलब ही होता है, सोच माने होता है दुख, कष्ट, क्लेश और वतन माने होता है अपना देश। जो दुख था, जो देश का दुख था, जो देश का कष्ट था, जो विषमता थी, जो क्लेश था, उस पर 5 कहानियां गढ़ी प्रेमचंद ने। और जो ब्रिटिश सरकार थी, कंपनी सरकार, उस समय में हमीरपुर के कलेक्टर ने उस पर बैन लगाया, क्योंकि उस समय ये राष्ट्र प्रेम नहीं था, ये राष्ट्रद्रोह। और उसी के बाद प्रेमचंद होते हैं, उसके पहले वो नवाब राय नाम से लिखते हैं। उसके बाद 1908 में कानपुर से जो प्रकाशित पत्रिका है जमाना, उस पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई। मैं आपको बता दूं कि जो 1907 और 8 का समय था, वो समय था 1905 में जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। वो समय था 1906 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ और जिसमें स्वराज की मांग हुई। वो समय था 1907 का जब स्वयं कांग्रेस का विभाजन हुआ और गरम दल 2 भागों में विभाजित हुआ। वो समय था रीतकाल में श्रृंगारिकता से छुटकारा पाने का और आधुनिकता के युग में प्रवेश करने का। वो समय फारसी पढ़ने का था, पढ़े फारसी बेचे देर की कहावत होती। वो समय था हुस्न और इश्क का, वो समय मासूम और मासूका का। प्रेमचंद इस हुस्न और इश्क, मासूम और मासूका, कांग्रेस का अधिवेशन, बंगाल का विभाजन, इन सबको देखते हैं और भारत को देखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हैं, भारत के लोगों की स्थिति को देखते हैं। और वाकई जो साहित्यकार है, साहित्यकार अपने समय को देखता है, परखता है, अपने अंदर पकाता है, फिर लोगों के सामने परोसता है। उस समय तमाम सारी कहानियां लिखी गई, इंदुमती लिखी गई, एक टोकरा भर मिट्टी लिखा गया, जुलाई वाली लिखा गया, पंख महिला की, रामचंद्र का 11 वर्ष का समय लिखा गया, राजा भोज का सपना लिखा गया, इंशाअल्लाह खान रानी केतकी की कहानी लिख रहे थे। ऐसे में जरूरत क्या पड़ी कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन लिखा जाए। और हमारे बेहतरीन संचालक भाई मृत्युंजय उपाध्याय नवल यहाँ बैठे हुए हैं। नवल ने जब इस कार्यक्रम की सूचना मुझे दी और उसका लिखित एक कार्ड के माध्यम से जो मुझे न्योता दिया, उसमें इस कहानी का नाम दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लिखा। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, क्योंकि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद ने नहीं लिखा। मैं इस कहानी को जब पढ़ रहा था
खोजे वतन में या जमाना में जो है प्रकाशित कहानी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जब ये 5 शब्द लिखे तो रत्न लिख सकते थे, जवाहर लिख सकते थे, जवाहिर लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि रतन शब्द उस समय बोल चाल की भाषा है, इसलिए दुनिया का सबसे अनमोल रतन उन्होंने लिखा, रत्न नहीं लिखा। ये जो मुंशी प्रेमचंद उस समय के लोगों की मनस्थिति को पहचानते थे, क्योंकि उस समय जो अभिजात वर्ग था, उच्च वर्ग था, वो उर्दू फारसी में अध्ययन अध्यापन और शिक्षा ग्रहण करता था। आज के 80 वर्ष पूर्व, 90 वर्ष पूर्व जब मैं अपने दादाजी से बात करता था तो पूछता था बचपन में क्या कितना पढ़े हैं, तो कहते थे कि मैं दिगर जवान उर्दू और आला की काबिलियत पास हूँ। आज मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं बहुत कम लोग जानते होंगे कि दिगर जवान उर्दू और आला काबिलियत होती क्या है, लेकिन उस समय की जरूरत थी उर्दू पढ़ना, फारसी पढ़ना, और उस जरूरत के हिसाब से, क्योंकि उस समय की जो जनता थी वो भी हुस्न और इश्क में माशूक और माशूका में पड़ा हुआ था, तो हुस्न और इश्क, माशूक और माशूका के माध्यम से वो लोगों के बीच देश प्रेम जगाना चाहते, वो लोगों के दिलों तक पहुंचना चाहते हैं। इसमें नायक का नाम है दिलफिगार और नायिका का नाम है दिलफरेब। दिलफिगार का मतलब होता है दिल से जख्मी, और दिलफरेब का मतलब होता है दिल को छलने वाले, मनोहर लगने वाले। कहानी शुरू से ही जो ही शुरू होती है एक आकर्षण पैदा करती है प्रेम के माध्यम से, क्योंकि रीत काल के बाद का समय था और प्रेम ज्यादा लोगों को समझ में आता था। उन्होंने लिखा कि दिलफिगार पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ, खून के आंसू बहा रहा था, वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं चित्रफुलेन में बस कर और शानदार कपड़ों में सज कर आशिक के वेल में मासूकियत खत्म हो, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया का सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरवाजे पर आ, तभी मैं तुझे अपनी गुलामी कबूल करूँगी। एक प्रेमी प्रेम में फंस करके क्या क्या करने को आतुर है, यही आवेग, यही कौतूहल पैदा करना चाहते हैं प्रेमचंद, और प्रेम का आदर्शों के यथार्थवाद भी इसमें प्रेमचंद दिखाते हैं। अब दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न हमारे लिए आपसे कहा जाए कि 10 लाख रुपए ले लीजिए अपने बेटों को दे दीजिए, तो देगा? 20 लाख ले लीजिए अपने बाप को दे दीजिए, कोई देगा? बहुत मुश्किल है। हमारे लिए अनमोल रत्न क्या है और उस समय के लिए अनमोल रत्न क्या था? प्रेमचंद बड़ी कारीगरी से 6 चीजें उस जमाने के जो नामचीन 6 चीजें थी उनका नाम लेते हैं। वो कहते हैं कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत। आखिर ये कौन सी चीज़ है? दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ कौन सी है? वो स्वयं से प्रश्न करता है दिलफिगार और पूछता है कारू का खजाना। कारू का खजाना क्या है? कारू का खजाना बादशाह फिरौन था और उसका बहुत करीबी दोस्त था जिसके पास खजाना था और 300 ऊँटों से
उसके खजाने की चाबियाँ ढोई जाती, केवल चाबियाँ, जो चमड़े की चाबियाँ थी वो 300 ऊपर से ढोई जाती थी। इतना बड़ा काबुल का खजाना होता था। आज वो हमारे लिए मुहावरा बनते रहे। आगे हयात आप माने पानी, हयात जिंदगी, जिंदगी का पानी मतलब वो पानी जिसको हम पी लें और अमर हो जाए। वो भी नहीं है कि हम पी लें और अमर हो जाए, वो भी हमारे लिए मूल रत्न नहीं है। खुसरो का ताज, एक बादशाह था परवेज खुसरो, जिसके ताज में बहुत सारे रत्न लगे हुए थे, बेशकीमती रत्न लगे हुए थे। तो उस खुसरो का ताज में कहता है वो तो दुनिया का मूल रत्न नहीं है। जामे जम सिकंदर के बाद